नमस्कार, मैं मधुसूदन कुमार महतो, पीजीटी केमिस्ट्री, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं 11th के केमिस्ट्री का चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक यूनिट लेके आया हूं, एक टॉपिक लेके आया हूं जो टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। तो आज हम लोग एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं एटॉमिक मास क्या है। एक्चुअली में एटॉमिक मास बहुत ही छोटा नंबर होता है। छोटा नंबर क्यों होता है? क्योंकि एटम का साइज ही बहुत छोटा होता है, और जब साइज ही बहुत छोटा है तो उस एटम का मास भी छोटा ही होगा। एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन AMU, यानी एटॉमिक मास को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट पर एटॉमिक मास यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, है ना। एटॉमिक मास यूनिट एक्चुअली में एटॉमिक मास यूनिट है क्या, समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो कहता है एटॉमिक मास यूनिट, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज a mass exactly equal to 1/12 the mass of one carbon atom. 1 कार्बन 12 एटम। यहाँ पर बात कर रहा है कार्बन 12 आइसोटोप का। आइसोटोप आप समझते हैं, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था समस्थानिक। समस्थानिक को ही हम लोग आइसोटोप कहते हैं। तो कार्बन 12 के एक एटम का जो मास होगा उसका 12वां भाग जो होता है वही एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। यानी कार्बन 12 का जो टोटल मास है उसको यदि हम 12 से डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करने पर जो हमें प्राप्त होगा वही 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल लेके, तो समझ में आ जाएगा। हालांकि 1 एटॉमिक मास यूनिट का यदि हम लोग एक्चुअल मास देखें तो ये कितना होता है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का जो मास होगा उसको यदि हम 12 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मास प्राप्त हो रहा है, ये मास प्राप्त होगा 1.66056 इंटू 10⁻24 ग्राम। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। कार्बन 12 के एक एटम का जो मास है उसको हम 12 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और इसी को हम लोग 1 एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। हालांकि शुरू में एटॉमिक मास यूनिट हाइड्रोजन को आर्बिट्री मान के निकाला गया था, यानी हाइड्रोजन सबसे हल्का एटम होता है, इसलिए हाइड्रोजन का मास को हम लोग यूनिट मान लिए थे और उसकी तुलना में बाकी का हम लोग एटॉमिक मास बताते थे। लेकिन प्रेजेंटली कार्बन 12 के एक एटम का 12वां भाग को यूनिट माना जाता है, ठीक है, और उससे हम लोग एटॉमिक मास निकालते हैं। चलिए देखते हैं एग्जांपल से कुछ अलग एटम्स का क्या एटॉमिक मास होगा। जैसे यहाँ हम बात कर रहे हैं मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। देखिए ये मास बता रहा है हाइड्रोजन एटम का, है ना, ये एटॉमिक मास नहीं बता रहा है। ये क्या बता रहा है, मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। ये क्या है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इसको यदि हम लोग एटॉमिक मास यूनिट में बदलना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। जैसे कि ये रहा, हम लोग एटॉमिक मास यूनिट में यदि हाइड्रोजन के मास को बदलना चाह रहे हैं तो इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, और डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा 1.0078 AMU, जिसे हम 1.008 AMU लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास की यदि बात करेंगे तो क्या होगा 1.0080 एटॉमिक मास यूनिट। ये है एटॉमिक मास हाइड्रोजन का, और ये क्या है हाइड्रोजन की एक एटम का मास है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ गए एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है। अदर एटम्स के भी हम निकाल सकते हैं, दूसरे एलिमेंट्स के एटम का भी हम निकाल सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन की बात करेंगे तो मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ AMU हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा 15.995 AMU।
तो इस तरह से जितने भी एलिमेंट हैं उनकी एटम्स का एक फिक्स्ड एटॉमिक मास होता है, ठीक है। और उसको हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में, यानी AMU में। हालांकि नाउअडेज क्या हो रहा है कि AMU के जगह पर ओनली U लिखते हैं, जो है यूनिफाइड मास, है ना, यूनिफाइड मास। इसका मतलब क्या है कि यूनिट से डिवाइड करके कन्वर्ट किया गया मास, यूनिफाइड मास, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया एटॉमिक मास क्या है। हालांकि जैसा कि अभी हम समस्थानिक की बात किए थे कि कार्बन के कई समस्थानिक हैं, क्लोरीन के कई समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन के कई समस्थानिक हैं। तो जब समस्थानिक हैं उनके, इसका मतलब है कि जिसके जितने समस्थानिक हैं उसके उतने एटॉमिक मास होंगे, ठीक है। तो फिर हम कैसे एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम का सिंबल में कौन सा मास को लिखेंगे, तो जनरली क्या होता है कि हम लोग एवरेज एटॉमिक मास लिखते हैं। जैसे अभी हम लोग एक एग्जांपल लेके देखेंगे। कार्बन के 3 आइसोटॉप्स है, आइसोटॉप्स फिर से बता रहे हैं, आइसोटॉप्स क्या है, समस्थानिक, 10th क्लास में आप पढ़े थे। तो तीनों ही कार्बन है लेकिन मास नंबर तीनों का अलग अलग है, ठीक है। तो इन तीनों का अलग अलग एटॉमिक मास भी है। तो फिर एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कह रहा है, व्हेन वी यूज एटॉमिक मास इन कैलकुलेशन वी एक्चुअली यूज एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस। क्या कह रहा है, एवरेज एटॉमिक मास को ही हम लोग जनरली यूज करते हैं कैलकुलेशंस में, ठीक है। और एवरेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कहता है कि जिस आइसोटॉप के मास की हम बात करते हैं उसकी अबंडेंस से इनटू कर देते हैं। अबंडेंस मतलब क्या, किस परसेंटेज में वो मिलता है नेचर में, ठीक है। जैसे कार्बन 12 की बात करेंगे तो ये 98.89% अवेलेबल है, ठीक है। टोटल कार्बन का 98% क्या होता है, 98.89% क्या है, कार्बन 12 आइसोटॉप होते हैं। जबकि लगभग 1.1% के आसपास जो है कार्बन 13 आइसोटॉप पाए जाते हैं। और कार्बन 14 तो एक्सट्रीमली लो है, जो कि 2 × 10⁻10% है, ठीक है। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ देख सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो क्या किए हैं, टोटल परसेंटेज तीनों को यदि हम मिला दें तो 100% हो जाएगा। 100% को हम एक कार्बन एटम यदि मान लें तो उस कार्बन एटम में कितना परसेंटेज कार्बन 12 रहेगा, तो इसको एक में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.98892, जिसको यहाँ लिख दिए, ठीक है, 0.98892। और इसका एटॉमिक मास क्या है, तो 12U है, तो 12U से इंटू कर दिए। उसी तरह कार्बन 13 का अबंडेंस क्या है, तो 1.1008। अब इसको 1 में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0.1108 इंटू 13.00335U। यहाँ देख सकते हैं इसका एटॉमिक मास ये है। उसी तरह कार्बन 14 का अबंडेंस ये है, जिसको यहाँ हमने लिखा, फिर इसका एटॉमिक मास है इतना U। अब क्या करेंगे, इनको इंटू कर देंगे और लास्ट में फिर सभी को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ देने पर कितना आ रहा है, 12.011U। तो यदि आपको पूछा जाए कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, तो हम 12 न बता के एक्यूरेट क्या होगा, 12.011U होगा। हालांकि साधारण बोलचाल में हम लोग 12 यूज कर लेते हैं, ठीक है, बट एक्चुअली में ये है 12.011U, ठीक है। अब सिमिलरली एवरेज एटॉमिक मास फॉर अदर एलिमेंट कैन बी कैलकुलेटेड। बिल्कुल इसी तरह से एटॉमिक मास अदर एलिमेंट्स का भी निकाल सकते हैं। जैसे क्लोरीन के भी कई आइसोटॉप्स हैं, तो उनका अबंडेंस और उसके उस आइसोटॉप का जो मास है उसको इनटू करके फिर इसी तरह से सम करके क्लोरीन का भी निकाल सकते हैं। अब अगला हम लोग देखेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास तो समझ गए। कहता है कि ग्राम एटॉमिक मास कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। एटॉमिक मास को ही यदि हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो उसको हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। और इसको हम लोग 1 ग्राम एटम के नाम से भी जानते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, तो 16 AMU या 16U कहेंगे। और
ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, तो कहेंगे बस इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर देना, यानी 16 ग्राम हो जाएगा। यानी 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, तो कहेंगे 16 ग्राम। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास। जैसा कि आप जानते हैं मॉलिक्यूल क्या है, तो कहते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी एक से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन हो जाए तब जाके हमारा मॉलिक्यूलर मास बनता है, सॉरी मॉलिक्यूल बनता है। तो जो मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसी को हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कहेंगे जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं सभी के एटॉमिक मास को ऐड कर देंगे, उससे जो आएगा उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। यानी कि इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल में ले रहे हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। CH4 का हमको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो यहाँ देख रहे हैं एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। तो कार्बन का एटॉमिक मास हमें पता है 12.011 U है, और हाइड्रोजन का हमें पता है 1.008 है। ठीक है, हमने फर्स्ट स्लाइड में ही अभी देखा था कि हाइड्रोजन का 1.008 है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन है, तो इसको हमें 4 से इंटू करना पड़ेगा। तो 12.011 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1.008, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16.043 U। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से वाटर का यदि हम निकालना चाहें कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो यहाँ देख के हमें पता चला है 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन के लिए 2 इंटू कर देंगे 1.008 U, और 1 ऑक्सीजन के लिए हम जानते हैं 16.00 U होता है। तो दोनों को ऐड यदि कर दें तो ये हो जाएगा 18.02 U, यानी यूनिफाइड मास। ठीक है, 18.02। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर मास को हम लोग निकाल सकते हैं। आप खुद से कुछ और मॉलिक्यूल्स जैसे NH3, CO2 ये सब का निकाल के देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला हम लोग एक प्रॉब्लम लेके जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का हमको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमको इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानना पड़ेगा, है ना। केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका, C6H12O11। तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो इससे हमको अब इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो कार्बन कितना है 6, है ना, और एक कार्बन का हम जानते हैं 12.011 U होता है। इसी तरह से हाइड्रोजन कितना है 12, तो 12 इंटू एक हाइड्रोजन का होता है 1.008 U, प्लस इसी तरह से ऑक्सीजन कितना है 11, और एक ऑक्सीजन का होता है 16.00। तो अब इनको इंटू करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को इंटू करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को करेंगे, फिर सभी को ऐड कर देंगे तो ये आता है 180.162 U। तो इस तरह से बड़े मॉलिक्यूल्स का भी हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। मॉलिक्यूलर मास को यदि हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, यहाँ पर देखिए हमने U लिखा है, यूनिफाइड मास में हमने एक्सप्रेस किया है। यदि इसको हम ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। यानी कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि हमने ग्राम एटॉमिक मास देखा था, उसी तरह से ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज 1 ग्राम मॉलिक्यूल। यहाँ पर 1 ग्राम एटम कह रहे थे एटॉमिक मास के केस में, यहाँ पर 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। यहाँ पर देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 2 से हाइड्रोजन का, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 से इंटू करेंगे, सल्फर 1 रहेगा, और ऑक्सीजन का जो है उसको 4 से इंटू करेंगे, और फाइनली हमें कितना मिलेगा 98.0 U। इसी को यदि हम ग्राम में लिख दें तो इसको कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, और या फिर 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। तो इस तरह से हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बता सकते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल बता सकते हैं, और एटॉमिक मास भी बता सकते हैं, और ग्राम एटॉमिक मास भी बता सकते हैं। इनका कॉन्सेप्ट हम समझ लें। लेकिन ये तो मॉलिक्यूल और एटम के केस में रहा। अब हम फॉर्मूला मास देखेंगे। फॉर्मूला मास क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं आयनिक कंपाउंड जितना भी है, जो भी आयनिक कंपाउंड है NaCl, KCl, जो भी आयनिक कंपाउंड है उसमें मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होता। उसमें क्या होता है, जैसे NaCl की बात करेंगे तो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन होता है,
और एक सोडियम आयन कई क्लोरीन आयन से घिरा हुआ रहता है चारों तरफ से। उसी तरह एक क्लोरीन आयन कई सोडियम आयन से चारों तरफ घिरा हुआ रहता है। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल न रह के आयंस का गुच्छा होता है। ठीक है, तो इसको हम स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं? आयनिक कंपाउंड सच एज सोडियम क्लोराइड, NaCl, KCl, Na2CO3, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है आयनिक कंपाउंड का। डू नॉट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल, जैसा कि अभी हमने कहा मॉलिक्यूल इसमें मौजूद नहीं रहता है, बट एग्जिस्ट एज आयन क्लोजली पैक्ड टुगेदर इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस। क्या कह रहा है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में वो क्लोजली पैक्ड होता है। इन सच केसेस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फॉर्मूला मास इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूल। और ऐसे केस में क्या कर रहा है? फॉर्मूला का ही हम लोग यूज करते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला को कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं? तो आयनिक कंपाउंड में जैसा कि हमने कहा, आयन के चारों ओर अपोजिटली चार्ज आयन कई सारे घिरे हुए रहते हैं। यानी एक सोडियम के चारों तरफ कई क्लोरीन है और एक क्लोरीन के चारों तरफ कई सोडियम है। लेकिन ओवरऑल यदि हम सोडियम और क्लोरीन की अमाउंट को देखेंगे, रेशियो को देखेंगे, तो फाइनली किसी क्रिस्टल में हमको एक सोडियम के पीछे एक क्लोरीन ही रेशियो में आएगा। हालांकि उनका अरेंजमेंट ऐसा है कि एक सोडियम के चारों तरफ क्लोरीन है और एक क्लोरीन के चारों तरफ फिर सोडियम है, तो फाइनली क्या हो जाएगा? एक सोडियम के पीछे एक क्लोरीन आएगा। तो इस यूनिट एक सोडियम के पीछे एक क्लोरीन, इसी को हम फॉर्मूला यूनिट कहते हैं या फिर इसी को हम फॉर्मूला कहते हैं, और इसी के आधार पर हम लोग फॉर्मूला मास निकालते हैं। जैसे ये हम ले रहे हैं फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, तो हम क्या करेंगे? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम लिखेंगे। अब देखिए NaCl देख के लग रहा है सोडियम एक है, क्लोरीन भी एक है, तो एटॉमिक मास ऑफ 1 सोडियम हो जाएगा, एक सोडियम क्या होगा? 23 U, और एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन क्या होता है? 35.5 U। दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 58.5 U। तो इस तरह से आयनिक कंपाउंड का जो हम मास निकालेंगे, तो उसमें कितना आयन अवेलेबल है, उससे उस आयन का, उस एटम का एटॉमिक मास से इनटू करके फिर जोड़ देंगे, तो हमारा इस तरह से फॉर्मूला मास प्राप्त हो जाएगा आयनिक कंपाउंड का। ठीक है, अब हम इसी फॉर्मूला मास को यदि ग्राम में एक्सप्रेस करते, ग्राम में व्यक्त करते, तो उसको हम कहेंगे ग्राम फॉर्मूला मास। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, द फॉर्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम फॉर्मूला मास। आसान है। ठीक है, इसी मास को यदि हम ग्राम में लिख दें, जैसे एग्जांपल में लिए फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम, है ना, ग्राम फॉर्मूला मास हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसके लिए पहले हमको फॉर्मूला मास जानना पड़ेगा। फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना है? 58.5 U। तो इसका यदि हम ग्राम फॉर्मूला मास लिखेंगे, तो बस U के जगह में हमें ग्राम कर देना है। तो इस तरह से हमने ग्राम फॉर्मूला मास को भी समझ लिया। तो इस तरह से आज हम लोगों ने एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास और इससे रिलेटेड छोटे-मोटे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। ठीक है, तो इस क्लास में आज हम लोग इतना ही करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।